आज हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द न्यू लेबर कोड्स। जो हमारे नए 4 लेबर कोड पास हुए हैं उनमें सारे लेबर एक्ट्स, वो लगभग 38 लेबर एक्ट्स को घटा करके 29 को मोटा मोटा एक्ट को लेकर के उन सब में उनका समावेश किया है। तो उनमें जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनकी चर्चा आज हम बात करेंगे। तो पुराने कोड में भी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल दोनों ऑफेंसेस की बात थी, तो इन कोड में भी उनका आना स्वाभाविक है, क्योंकि उन कोडों को उन सारे एक्टों को इन 4 कोडों में बांटकर इकट्ठा कर दिया गया है। एक एक करके समझते हैं कि हमारा जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपाउंडेबल प्रोसेस का जन्म कहाँ से हुआ, वह हमारा सीआरपीसी से जन्म हुआ है। और सीआरपीसी की सेक्शन 320 इस बात को स्पष्ट तक कहती है। और 320 सीआरपीसी की और जो हमारा आईपीसी है, उन दोनों को मिला करके यहाँ यह बात कही गई है कि उन दोनों एक्ट का, उन दोनों कोड का कहीं भी वायोलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मूल भावना को दर्शाते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। इसीलिए वहां से यह उठाया गया है। और उसी बात को मद्दे रखते हुए जब भी आगे कोई एक्ट बनाए जाते हैं तो उनके प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है। तो हमारे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का जो जन्म हुआ है वो सीआरपीसी और आईपीसी दोनों को समझना जरूरी है, वहां से इनका जन्म हुआ है। क्योंकि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है वो सीआरपीसी की सेक्शन 320 में डिफाइन तो किए गए हैं, लेकिन उनका ऑफेंसेस की जो लिस्ट है वो आईपीसी में दी हुई है। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। आइए इन दोनों को अंतर को समझते हैं कि कंपाउंडेबल क्या है और नॉन कंपाउंडेबल क्या है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कम सीरियस होते हैं, जिनकी सीरियसनेस थोड़ी लोअर लेवल की होती है। नंबर 2, इनका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पर होता है। नंबर 3, ये वो ऑफेंसेज हैं जो सीआरपीसी की सेक्शन 320 में मेंशन्ड है। नंबर 4, कंप्रोमाइज इनका हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले आप कर लीजिए, कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। तो यह ऑफेंस किस तरीके का है उस पर निर्भर करता है। नंबर 4, एक बार कंपाउंड होने के बाद आगे का ट्रायल खत्म हो जाता है, फिर वो ट्रायल की जरूरत नहीं है। नंबर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस तरह के केस इंडिविजुअल के द्वारा फाइल किए जाते हैं या इंडिविजुअल पोजीशन के द्वारा फाइल किए जाते हैं। अब आइए उन केसेस को समझते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल है। ये ग्रीवेंस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर है, रेप है, और जहां मास में एक्सीडेंट हो गया, वो सब केस है। नंबर 2, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी एट लार्ज पर पड़ता है। यहाँ बहुत सारे लोगों पर एक साथ इसका प्रभाव आता है, तो वह कोई भी केस कंपाउंड नहीं हो सकता। नंबर 3, यहाँ ऑफेंस वो है, वो उनको छोड़ करके जो सीआरपीसी की धारा 320 में बाकी सब है। नंबर नेक्स्ट है, नॉन कंप्रोमाइज कैन हैपन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वह कोर्ट और कोर्ट के बाहर किसी भी कीमत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। आज भारत में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कंप्रोमाइज आपस में हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कोई कोर्ट नहीं जाता, अदरवाइज उनमें से कोई एक पार्टी कोर्ट चली जाए तो वह अपनी लीगल सेंसिटी वो कंप्रोमाइज नहीं रखता है। इनका यह है कि इसमें ट्रायल कंटिन्यू करता रहता है, और ट्रायल तब खत्म होता है जब जजमेंट जज के द्वारा पास कर दिया जाता है। नंबर 3, यह अक्सर स्टेट के द्वारा फाइल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट होता है। आइए अब हम 4 कोडों को समझते हैं, हमारे जो कोडों की भाषा है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की। दूसरी हम बात करते हैं जो सोशल सिक्योरिटी कोड 20 है। तीसरी हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 की। और चौथी बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसको आईआर कोड भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेज की। कोड ऑन वेजेज में वो ऑफेंसेस आते हैं जो
वेज से रिलेटेड हैं। जो नए कोड है उसमें जितने भी एक्ट का समाधान किया गया वो सब आते हैं, लेकिन उनमें जिनमें सजा का प्रावधान नहीं है, और यदि सजा का प्रावधान भी है तो वह 1 साल से कम है, या केवल जिनमें फाइन है, वही केस वहां आते हैं और उन केसों को कंपाउंड किया जा सकता है। नंबर 2, इन केस की एक और खूबी है कि यदि कोई केस 5 साल के अंदर सिमिलर नेचर का या वही ऑफेंस दोबारा कमिट होता है तो वह नॉन कंपाउंडेबल में चला जाता है। तीसरा यह है कि यहाँ यह बात सोचना समझना बहुत जरूरी है कि कोड ऑन वेजेज में मैक्सिमम केस ऐसे हैं जिनमें सजा का प्रावधान नहीं है, केवल पेनल्टी का ही प्रावधान है। इसीलिए अधिकतर केस यहाँ ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल हैं या लगभग 100% कंपाउंडेबल है। अब हम बात करते हैं दूसरे कोडेज की। जिन कोड्स को हमने समझा, जाना और पहचाना, उनमें दोनों को हम यहाँ डिफाइन कर दें और कोड्स को भी। जैसे सेक्शन 56 कोड ऑन वेजेज का प्रावधान है, सेक्शन 138 हमारे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान है, सेक्शन 104 एंड 167 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड का प्रावधान है, और सेक्शन 89 हमारे IR कोड या इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड के प्रावधान है। इनमें कंपाउंडेबल ऑफेंस हुए हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में है और जिनमें पेनल्टी 50,000 से 10 लाख रुपए तक की है। नॉन कंपाउंडेबल वो हैं जो सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज हैं, जो बार बार हो रहे हैं या दूसरी बार हो रहे हैं, जो पीरियड की हम बात करेंगे, और जिनमें फाइन 3,000 रुपए से लेकर के 20 लाख तक का है और जिनमें सजा का 3 साल तक का प्रावधान है। इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में हमारे वो सारे कोड आते हैं जो एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ESI है, ग्रेच्युटी है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, कंपनसेशन है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो उनमें कुछ पैसा जो एम्प्लॉय से काटा जाता है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से लिया जाता है, यदि हम उसको जमा नहीं करते हैं तो वह बहुत सीरियस नेचर का है। इसीलिए इस कोड को समझने की यहाँ आवश्यकता है। यहाँ यदि कोई फाइन का ही प्रावधान है जिनमें और 1 साल से कम की सजा है तो वो यहाँ भी कंपाउंड हो सकते हैं। दूसरा, कोड ऑन वेजेज में 5 साल का पीरियड है, लेकिन यहाँ 3 साल में यदि रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेक्शन 7 है, रिकॉर्ड ने रखना है, रिकॉर्ड नहीं दिखाना है प्रोविडेंट फंड का, ESI का, या और बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, रिटर्न सबमिट नहीं कर रहे हैं या सबका कंट्रीब्यूशन नहीं काट रहे हैं, वो बहुत सारे प्रावधान है। तो उन सब में यहाँ फिर नॉन कंपाउंडेबल है। तीसरी बात यहाँ है कि जो सेक्शन 133 है सोशल सिक्योरिटी कोड की है, वो यदि एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन काट लेता है और फेल हो जाता है उसको जमा करने में, तो वह नॉन कंपाउंडेबल है। और उसमें यह कोई कंडीशन नहीं है कि वह 1 साल का या 3 साल का या जो भी है, उसमें नॉन कंपाउंडेबल ही रहेगा और वह बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। एम्प्लॉयर एक बार अपना कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करे तो कंपाउंड हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काट करके जमा नहीं करना वाला जो ऑफेंस है वह बहुत सीरियस है। इसीलिए यहाँ यह सबको जानना बहुत जरूरी है। अब हम तीसरी बात करते हैं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, जिसको द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड कहा जाता है, OSH कोड कहते हैं शॉर्ट में। इसकी कुछ सेक्शंस समझना बहुत जरूरी है। एनी पेनल्टी अंडर सेक्शन 12(3), अब 12(3) क्या है यह आपको जानना जरूरी है। 12(3) है किसी क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर का ना रखना। फिर इसमें आती है सेक्शन 94 है कंट्रावेंशंस ऑफ कोड रेगुलेशंस रूल्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस। 96 रजिस्टर रिटर्न्स और बहुत सारी वो चीजें हैं, डिस्प्ले वगैरह हैं जिनका नहीं करना। 97(1) में भी इसी तरह के प्रावधान हैं। 99 में रिकॉर्ड कीपिंग है। 106 में एम्प्लॉइज वायलेशन नोटिस का है, जो गवर्नमेंट नोटिस देती है उनका वायलेशन कर देना या और बहुत सारी चीजें।
इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के प्रावधानों को जो यहाँ इकट्ठे किए गए हैं उन सबको यहाँ दिखाया गया है। लेकिन जो यहाँ सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन बी है, वह है सीरियस बॉडी इंजरी। उसमें भी यदि बॉडी इंजरी है और वह टेम्परेरी डिसेबलमेंट तक है तो वह कंपाउंड हो सकता है, लेकिन यदि फैटल है तो वह भी नॉन कंपाउंडेबल में है। यदि दूसरी पार्टी चाहे तो कंपाउंड किसी और तरीके से एक प्रावधान के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो इसमें सेक्शन 130 सब सेक्शन 2, वह है एक्सटेंडेड वर्क अंडर माइंस। वह भी एक्ट का वायोलेशन है। तो उन सब चीजों में यहां कंपाउंड हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और समझने की है। देयर इज नो कंपाउंडिंग फॉर एन ऑफेंस कमिटेड फॉर द सेकेंड टाइम। यदि कोई दूसरी बार, तीसरी बार या बार बार हो रहा है तो उसके लिए फिर नहीं हो सकता। और उसमें पीरियड भी 3 साल का है, इसमें 5 साल की आवश्यकता नहीं है। यदि 3 साल के अंदर बार बार हो रहा है तो वहां 5 साल का है कोड ऑन वेजेज में। यहां एक बात और समझिएगा, it is pertinent to note that the offense involving serious violations relating to safety and hazard, क्योंकि अब कारखाने ऐसे आ गए हैं, मशीनों की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है, वेंटिलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लाइट की बहुत जरूरत पड़ती है, स्पेस की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो जितने भी ये इसके प्रावधान हैं उनमें यदि बार बार कंट्रावेंशन हो रहा है और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या इंस्पेक्टर और या फैसिलिटेटर को ऐसा लगता है कि उससे मुझे फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड जाहिर होता है या गलत तरीके से ये ड्राइंग्स पास करा ली, उनका ओमिशन है, ड्राइंग में कुछ दिखाया एक्चुअल में कुछ है, कभी नक्शे नहीं पास कराए हैं, ये जो प्लान किए थे वो कुछ और, प्लान फर्निश किए थे वो कुछ और थे, बिल्डिंग कुछ और है, या हैजार्डस की पाइपलाइन या उसका मटेरियल कुछ और है, या जो मुझे और रीजनेबल एक्सक्यूजेस दिए गए हैं वह सही नहीं है, तो उन सब को भी यहाँ नॉन कंपाउंडेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ बहुत सारे जो प्रावधान हैं वह जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है और जो डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का कंसर्न्ड ऑफिसर है उनके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, या जो भी उनके माइंस का जो और बहुत एक्ट हैं जिनको जोड़ दिए गया है उन सब की जो रिपोर्ट है ऑन ग्राउंड वह क्या कहती है, उस सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इसमें हमारे 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में पुराने 3 एक्ट का प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दूसरा है द ट्रेड यूनियंस एक्ट, तीसरा है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो उनका जो ऑफेंसेज है पहले का वही यहाँ, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर बना करके उनको चस्पा नहीं करना, स्टैंडिंग ऑर्डर का कंट्रावेंशन करना, तो उन सब का यहाँ पनिशेबल जो ऑफेंस है और जिसमें सदा हमेशा फाइन ही फाइन दिया गया है वह सब कंपाउंड हो सकते हैं। तो अभी कंपाउंडिंग की प्रोसेस पहले के मुकाबले में कुछ इजी कर दी गई है। इसकी दूसरी जो जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, देयर इज नो कंपाउंडिंग फॉर एन ऑफेंस कमिटेड फॉर सेकंड टाइम विद इन 3 years। यदि कोई चीज बार बार, कोई आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, कोई रजिस्टर नहीं बनाया, या कोई जो आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना था उसका वायलेशन किया, या किसी क्लॉज में किसी एम्प्लॉय के साथ कोई गलती कर दी, वह सब यदि बार बार हो रहा है तो वह भी नॉन कंपाउंडेबल की ऑफिस में कैटेगरी में चला जाता है। और यहाँ 3 साल का पीरियड वही है जो पहले 2 में है, लेकिन कोड ऑन वेजेज में वह 5 साल का है। तो ये जो हमारे कंपाउंडिंग के प्रावधान है, यह प्रत्येक HR हेड को, IR हेड को या डायरेक्टर्स को या जितने भी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व है, वो लीगल हेड भी हो सकते हैं, उन सबको जानना जरूरी है। आइए मैं इसकी एक समरी आपको एक बार बता करके समझाता हूं। देखिए कंपाउंडिंग फी क्या होगी। कोड ऑन वेजेज में सम ऑफ 50% ऑफ मैक्सिमम
फाइन प्रोवाइडेड बाय सच ऑफेंस। अब उसके प्रावधान है, उसमें 1 लाख भी है, उसमें और भी बहुत सारे प्रावधान है, तो उसका 50% आप कंपाउंडिंग जमा हो सकता है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, उसमें भी 50% है, लेकिन वह इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, और जहां फाइन के साथ साथ आपका इम्प्रिजनमेंट का भी क्लॉज है, लेकिन वह 1 साल से कम का है, तो वह 50% नहीं है, तब यह अमाउंट बढ़कर 75% हो जाती है। यही परिस्थिति और यही स्थिति हमारा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, OHS कोड जिसको मैंने शॉर्ट में बोला, वह है। उसमें भी मैक्सिमम 50%, और यदि उसमें सजा का भी प्रावधान है जो 1 साल से कम की है, तो वहां भी 75% आपको कंपाउंडिंग फी देनी होगी। IR कोड में दोनों परिस्थितियां आती हैं, 50% भी और 75% इन केस ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट लेस देन 1 ईयर। तो इसका मोटा मोटा सारांश यह निकलता है कि केवल कोड ऑन वेजेज में ही 50% कंपाउंडिंग फी से काम चलता है। आगे के दोनों में वो 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, और उससे अधिक भी हो सकती है। तो यह जो उस टाइम अथॉरिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 50% से कम कहीं नहीं है। इसीलिए इन चीजों को जानना प्रत्येक फैक्ट्री के ओनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, मैनेजर, HR हेड, IR हेड, लीगल हेड, इन सबको जानना आवश्यक है। और यदि आपको लगता है कि इससे अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए, अन्यथा आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो उन सब तक पहुंचाने का भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो इन कामों में जुड़े हुए हैं, जो आपके कंसर्न्ड लोग हैं, जो रिटर्न बनाते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो अपनी अवेयरनेस, लॉ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन सब के साथ साझा कीजिए। आज इतना ही, फिर आपके साथ मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के